हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमें सबसे पहले इस तरीके से पढ़ना है कि हम एनडीए का क्वेश्चन भी सोल्व करें, सीडीएस का क्वेश्चन भी सोल्व करें, नीट और आईआईटी का क्वेश्चन भी सोल्व करें। समझिए जरा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसने की। सबसे पहले एटम की जब डिस्कवरी की गई तो हमें ये बताया गया है कि सबसे छोटी चीज एटम ही होगा किसी भी मैटर के लिए, और ये बात जॉन डॉल्टन ने कही थी। वो बात दूसरी है कि ऐसा नहीं है कि एटम ही सबसे छोटा होता है, एटम से भी छोटा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स तो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। उससे भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पाई मैसोन, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव मैसोन, पाई न्यूट्रल मैसोन, क्वार्क एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि हमें सिर्फ एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करनी है। जॉन डॉल्टन ने एक बात कही कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, इट्स रेडियस इज 10 to the power -10 मीटर। उन्होंने कहा अगर एक मैटर के सबसे छोटे टुकड़े को आप देखें तो वो एक एटम कहलाएगा और उसकी रेडियस 10 to the power -10 मीटर होगी। बाद की डिस्कवरी अलग बात थी कि बाद में डिस्कवरी ये कहा गया कि एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग ही चलना। इसके बाद उन्होंने कहा देयर आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है और फिक्स डेंसिटी होती है। उसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है वो नेग्लाइजिबल होता है, सिर्फ वाइब्रेशन तक का ही मूवमेंट किसी सॉलिड के अंदर पॉसिबल हो पाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाहर से जो एनर्जी किसी भी मैटर को दी जाती है, अगर वो मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो वो एनर्जी बहुत ही कम तरीके से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है सॉलिड के केस में। इससे ज़्यादा कन्वर्ट होगी लिक्विड के केस में और सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होगी गैस के केस में। तो क्या कहा गया, देयर आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को बताया गया कि इसके अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा होती है, इसके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, मूवमेंट ना के बराबर होता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, फिक्स डेंसिटी इसकी होती है। लिक्विड के केस में बताया गया कि जिस भी कंटेनर के अंदर आप किसी लिक्विड को रखेंगे तो उस कंटेनर के जैसी ही शेप ले लेगा, उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन वॉल्यूम किस तरीके से, वॉल्यूम इस तरीके से कांस्टेंट होगी कि अगर 1 लीटर वाटर है तो वो 1 लीटर वाटर 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि उसकी आप डेप्थ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम करके ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग फैला, वो वेसल पर डिपेंड करेगा किस तरीके के कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा हुआ है। गैस की ना तो कोई फिक्स डेंसिटी होती है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। जब फिक्स वॉल्यूम नहीं, क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ और घट जाता है तो डेंसिटी खुद ब खुद ही अफेक्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है गैस के पार्टिकल्स के अंदर। हम काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो देयर आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन अगर हम नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करें तो देयर आर द 5 स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड बाय द फिजिक्स। फर्स्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन फर्मी डिराक, जिसे आप बचपन में पढ़ते थे क्लास 9th की किसी साइड बुक में कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, उसका सही नाम होता है बॉस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। जरा समझिएगा, अगर मैं सॉलिड को गर्म करना स्टार्ट करूं तो रैंडमनेस आएगी उसके पार्टिकल्स के अंदर और वो मेल्ट होने के बाद लिक्विड बनेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा तो सॉलिड से लिक्विड बना, और जब इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ा, एटम्स के बीच की सेपरेशन बढ़ी टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तब गैस बनी। और जब आप गैस के एटम्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके चले जाएंगे, अपने एटम से बाहर निकल जाएंगे, और ऐसे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिवली आयोनाइज्ड गैस को ही प्लाज्मा कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब जो पार्टिकल्स बाहर निकले वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बाहर निकले हों इतने अधिक टेम्परेचर पर, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पिन +½ और -½ होती है, इन्हें फर्मी डिराक पार्टिकल्स कहा जाता है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी +1 और -1 स्पिन होती है, इन्हें बॉस आइंस्टाइन पार्टिकल्स कहा जाता है। 4 साइंटिस्टों ने इनकी डिस्कवरी की थी। अब इसके बाद हम चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है जो बाहर से एनर्जी पार्टिकल्स को प्रोवाइड की जाएगी किसी स्टेट ऑफ मैटर के,
वो ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। इसे थ्योरी ऑफ मैटर भी कहा जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जिसे मैक्सवेल ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर से एक ऊर्जा या एनर्जी किसी स्टेट ऑफ मैटर को दूं, तो जो बाहर से एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल्स उसे गेन करने के बाद ही तय कर पाएंगे कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स को जब वो मिलती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा कम नहीं हो पाती, तो काइनेटिक एनर्जी कम ही रहती है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। और गैस के पार्टिकल्स जब उस एनर्जी को गेन करते हैं तब उनके अंदर रैंडमनेस, उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा आता है, जिसके कारण आप कहेंगे कि गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव हो जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आइडल गैस होती क्या है। हमें बताया गया था कि आइडल गैस कुछ है, लेकिन आइडल गैस है क्या? दरअसल आइडल गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, रियल गैस ही होती हैं सभी गैसेस। लेकिन किसी गैस को आइडल गैस क्या कभी बनाया जा सकता है? तो आप हायर एजुकेशन में एक बात को पढ़ेंगे, अगर मैं किसी भी गैस का, एटॉमिक गैस का प्रेशर ना के बराबर कर दूं, बिल्कुल प्रेशर अप्रॉक्स 0 कर दूं और बहुत हाई टेम्परेचर कर दूं, तब एक गैस एक आइडल गैस की तरह बिहेव करती है। अब आइडल गैस की तरह बिहेव कैसे करेगी और कब करेगी, और हाई टेम्परेचर और कम प्रेशर पर गैस आइडल गैस की तरह बिहेव करती क्यों है? सवाल ये है, जरा समझिएगा। आइडल गैस की डेफिनेशन ये है, आइडल गैस वो गैस होगी जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गै-लुसैक लॉ, सभी गैसियस लॉ को एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम पर फॉलो करेगी और मैक्सिमम लिमिट तक फॉलो करती रहेगी। आज तक जितनी भी गैसेस हैं वो सभी अगर बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है तो वो चार्ल्स लॉ को उस समय पर फॉलो नहीं करती है। अगर वो चार्ल्स लॉ को भी फॉलो कर लेती है तो उस समय पर वो गै-लुसैक लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो आज तक कोई भी ऐसी गैस नहीं बनी है जो सभी गैसेस लॉ को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पर फॉलो कर लेती हो, एक साथ सभी गैसेस लॉ को फॉलो कर लेती हो, या फिर बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है और इन्फिनिटी तक फॉलो करती चली जाए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक गैस अगर बॉयल्स लॉ को फॉलो करे तो वह इन्फिनिटी तक बॉयल्स लॉ को ही फॉलो करती चले जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो गैसेस दोज फॉलो द gaseous law up to a particular limit said to be real gas only, not the idle gas. आइडल गैस सिर्फ वही होगी जो सभी गैसेस लॉ को हर कंडीशन पर फॉलो करेगी। मैंने आपसे क्या कहा? कम प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आप किसी रियल गैस को आइडल गैस कह सकते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है 4000 केल्विन से ऊपर, ऐसी कंडीशन में गैस पॉजिटिवली आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब वो प्लाज्मा स्टेट में चली जाती है। और प्लाज्मा जितनी भी गैसेस प्लाज्मा होगी वो सभी पॉजिटिवली चार्ज होंगी। जब उनकी सभी की कंडीशन एक जैसी स्टेबल हो जाएगी तो सभी गैसेस एक जैसी प्रॉपर्टी शो करनी स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से उस कंडीशन पर वो सभी गैसेस लॉ को एक साथ फॉलो करना स्टार्ट कर देगी और एक रियल गैस को बहुत हाई टेम्परेचर और कम प्रेशर पर आप आइडल गैस कह सकेंगे। ये था कंक्लूजन आपके पास कि रियल गैस को आइडल गैस कह कैसे सकते हैं। इसके बाद जो आप लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, PV इज इक्वल टू RT, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडल गैस के लिए एप्लीकेबल होती है। रियल गैस के लिए आप P इज इक्वल टू nRT लेंगे, जहां n नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। हमेशा एक बात याद रखेंगे आप, जो R होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, और गैस कांस्टेंट ये कई बार नीट में भी पूछा गया है, NDA में भी पूछा गया है कि गैस कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होती है, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अगर नहीं पढ़ा कि गैस कांस्टेंट की SI यूनिट क्या है तो वो भूल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? चेंज ऑफ हीट टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू मास, डिनोमिनेटर जूल पर केल्विन पर केजी, जूल पर केल्विन पर केजी, या फिर जूल केल्विन पर केजी। ये स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट आपके पास है। स्पेसिफिक हीट हम मेयर्स फॉर्मूले की बात करेंगे। एकेडमिक लेवल पर हम मेयर्स फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होती है गैस के केस में।
लिक्विड और सॉलिड के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी स्पेसिफिक हीट होती है उतनी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, तो उसमें ये डिफरेंस जीरो आता है, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू वहां जीरो हो जाएगी। तो Cp और Cv दोनों स्पेसिफिक हीट है, तो R की ऐसा यूनिट जो बनेगी वो स्पेसिफिक हीट के बराबर ही बनेगी, क्योंकि लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ। तो गैस कांस्टेंट जो आपको ऐसा यूनिट निकालनी है तो वो स्पेसिफिक हीट के माध्यम से ही निकालनी है। अभी यहां तक की हमने बात की। अब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अगर एक आपके पास आइडल गैस है और आइडल गैस की वॉल्यूम आप अगर बढ़ाएं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आइडल गैस भर दी और इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगाई। अगर मैं पिस्टन को कंप्रेस करूंगा तो पिस्टन कंप्रेस होते हुए प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। अगर मैं टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रखता हूं तभी ये एप्लीकेबल होता है। क्या सीन है, या ध्यान देंगे आप कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटेगा। मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कि जितना प्रेशर बढ़े उतनी वॉल्यूम घटे तब होगा जब आप टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रखते हैं। मतलब जब आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा, जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो एटम्स आपस में टकराएंगे, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएगी। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि जो वॉल होंगी वो परफेक्ट कंडक्टिंग हो, जो हीट बढ़ी वही बाहर ट्रांसफर हो जाए, तो टेम्परेचर एग्जैक्ट बराबर रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसे समझें तो ये बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद ध्यान देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी। मैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ाऊं तो गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी एटम्स को, और एटम्स के अंदर रैंडमनेस आएगी, वो पिस्टन को ऊपर कर देंगे। अगर मैं जो प्रेशर यहां था वो कांस्टेंट कर दूं कि मुझे तो इसके ऊपर 1 पास्कल का प्रेशर रखना है, तो 1 पास्कल कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बढ़ाया आपने तो वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए, प्रेशर बढ़ाया ना जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ती है। गेलो सर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। मैंने स्क्रू टाइट कर दिए पिस्टन के कि गैस की वॉल्यूम नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर ने एनर्जी दी गैस के पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, उससे रैंडमनेस आई, और रैंडमनेस से इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप उतना प्रेशर बढ़ेगा। बस कोशिश कीजिएगा इसके स्क्रू इतने टाइट हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। अब ध्यान देंगे आप कि 3 के 3 नियम कभी भी एक साथ एप्लीकेबल नहीं हो पाते, तो इसीलिए किसी भी गैस को आप आइडल गैस नहीं कह सकते। लेकिन अगर टेम्परेचर 4000 केल्विन से ऊपर चला जाए, सभी गैसेस लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देती है, प्लाज्मा बन जाती है, जिसके कारण वो एक आइडल गैस के अंदर तब्दील हो जाती है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आइडल गैस के पार्टिकल्स हैं, और आइडल गैस का जो पार्टिकल है कंटेनर की जो वॉल है उनके ऊपर कितना प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो एकेडमिक लेवल पर हमने इसे पढ़ा था। हमारे पास फॉर्मूला आता था प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास वॉल्यूम डेंसिटी इनटू आरएमएस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ये सी आरएमएस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है पूरी काइनेटिक थ्योरी का, क्योंकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे एकेडमिक और कंपटीशन में, सब का बेस यही है। मान लीजिए कल आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, करेक्ट द टिक मार्क में, ऐसे ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ही एनडीए में आता है क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या क्वेश्चन था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी, या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, और नन ऑफ दीज।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप ये मास्टर फॉर्मूला याद रखेंगे और इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को खुद ड्राइव कर लेंगे वहीं के वहीं 1 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हमें इस फॉर्मूले का पता है और इस फॉर्मूले को टैकल करना आपको आना चाहिए कि आप इस फॉर्मूले को टैकल कैसे करेंगे। मास वॉल्यूम डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम, सी स्क्वायर आप वॉल्यूम लेंगे 1 मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम हमेशा ले लेते हैं ऐसे रिलेशन के लिए, तो मैं v को 1 मान लूंगा, तो p इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। अब मुझे बनानी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर, v को हमने c लिखा हुआ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई यहां करूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी तैयार, और हाफ से यहां करूंगा क्योंकि दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को मैं इधर भेज दूंगा, तो हाफ एम सी स्क्वायर, ये आपके पास सॉरी 3/2 पी हाफ सी एम सी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 3/2 पी आया। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से निकालेंगे, सेम ऐसे लीनियर मोमेंटम के साथ हम रिलेशन बनाएंगे। कैसे? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ एम वी स्क्वायर के या हाफ एम सी स्क्वायर के। लीनियर मोमेंटम बनाए तो आप सबसे पहले m से ऊपर मल्टीप्लाई करें और m से नीचे मल्टीप्लाई करें। लीनियर मोमेंटम होता है mc, तो m स्क्वायर c स्क्वायर को लिखेंगे लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, m एज इट इज, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, क्योंकि हाफ कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। मतलब ये हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ k माना है, वहां E मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी आपको। इस फॉर्मूले से ही आप बॉयल्स लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप आइडल गैस इक्वेशन भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप चार्ल्स लॉ, गैलिलियो लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सभी नियम को फॉलो करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एवोगाड्रो नियम प्रूफ करके दिखाऊंगा एक टेक्निकल तरीके से। आप सबसे पहले समझिएगा, हमारे पास ये इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। इस तरीके से देख लीजिएगा, PV इज इक्वल टू nRT, और R की वैल्यू किसके बराबर होती है? बोल्टजमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। आप इसे भी छोड़ दीजिएगा, ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। अब मैंने दो अलग अलग कंटेनर के अंदर अलग अलग गैसेस मान ली। मैंने मान लिया इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, और इसके अंदर जो एवोगाड्रो नंबर है वो Na है, और इसके अंदर Nb मान लिया मैंने एवोगाड्रो नंबर, प्रेशर P1, P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। अगर इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं, PV इज इक्वल टू Na kBT बोल्टजमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, तो PV अपॉन NaT दैट इज इक्वल टू kB। और एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? अगर डिफरेंट गैसेस है, एक हाइड्रोजन दूसरी हीलियम है, और दोनों की वॉल्यूम बराबर, प्रेशर बराबर और टेम्परेचर बराबर, तब जो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक का प्रेशर में P1 V1 T1 माना था और ये एवोगाड्रो नंबर ये, और एक का प्रेशर मैंने P2 V2 T2 माना था और एवोगाड्रो नंबर वो भी बोल्टजमैन कांस्टेंट के बराबर होगा। जब ये बोल्टजमैन कांस्टेंट के बराबर है, बोल्टजमैन कांस्टेंट सबके लिए बराबर होता है, तो दोनों की वैल्यू आप बराबर रखेंगे। अब मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे कि T1 T2 के बराबर, दोनों गैसेस का टेम्परेचर बराबर, दोनों गैसेस का प्रेशर बराबर, दोनों गैसेस का वॉल्यूम बराबर, तो दैट्स व्हाई दोनों गैसेस का एवोगाड्रो नंबर भी बराबर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से रिलेटेड। इन दो टॉपिकों से रिलेटेड 100% इस बार एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चन आएगा।